जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, कहता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। राजनीति, कब से हम ये शब्द सुनते आ रहे हैं? राम जी के समय से, कृष्ण जी के समय से, चाणक्य के समय से, आज भी राजनीति की बात। और राजनीति में अलग बात है कि राजनीति को कीचड़ कह दिया जाता है, जैसे कि राजनीति नहीं हो, राजनीति हो। और बहुत सारे बड़े लोग हैं, ये मामला समझना बहुत जरूरी है। पॉइंट समझिएगा, बिंदु समझिएगा कि राजनीति में जाने के इच्छुक बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि हम राजनीति में जाना चाहते हैं, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या राजनीति को वो समझते भी है कि राजनीति क्या है? क्या वो पॉलिटिक्स को देख करके राजनीति में जाना चाहते हैं? यानी कि बेसिकली जा पॉलिटिक्स में रहे हैं और नाम राजनीति का ले रहे हैं, तो नाम किसका खराब हो रहा है? सोच के देखिएगा। पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, नाम राजनीति का ले रहे हैं, राजनीति खराब हो रही है। और राजनीति जब खराब होती है तो भारत का इतिहास खराब होता है, भारत का दर्शन खराब होता है, भारत का साहित्य गड़बड़ होता है। इन सब चीजों को ठीक से, और खास तौर पे आज वो लोग जो सोशल मीडिया पर व्यंग्य बाण चलाते हैं, लोगों को गरियाते हैं, गालियां बजाते हैं, राय का पहाड़ बनाते हैं, पॉलिटिक्स भी नहीं करते, राजनीति भी नहीं करते, लेकिन फिर भी अपने आप को कुछ ना कुछ समझाते हैं, लोगों को समझाते हैं। आइए आज के इस कार्यक्रम में पॉलिटिक्स और राजनीति, इन दोनों के विषय में ये भाग 2 है। जरा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आप सभी से निवेदन है, ये जम्बू टॉक्स है, ये जम्बू थॉट्स है। इस विचार को पूरे अधिकार के साथ ग्रहण कीजिए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब द चैनल, बगल वाली घंटी बजाकर बेल आइकॉन एक्टिवेट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब के साथ साथ में हमने आज अब हमारे चैनल पर यूट्यूब ने एक ज्वाइनिंग ऑप्शन भी हमें दिया है, यानी कि मासिक सदस्यता भी आप हासिल कर सकते हैं। उसके ऑप्शन ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आपको दिखेंगे। हमारे सहयोग के लिए वो भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म अब साबित हो सकता है। आइए स्वागत करता हूँ हमारे बीच पधारे हुए हमारे नियमित अतिथि कार्यक्रम में प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज। नमस्कार। गुरु जी प्रणाम, स्वागत है आपका। नमस्कार, जय हो। नमस्कार निधीश जी। मित्रों, पिछली बार हमने ये बताया था कि पॉलिटिक्स, क्या हो गया? जी जी जी, कोई बात नहीं, आराम से आराम से। हाँ हाँ हाँ, गिर गया जरा पॉलिटिक्स ये। का नाम लेकर के ऐसी चीजें हो जाती हैं। राजनीति से हम्म। शुरुआत करते हैं हम। जी। हाँ, बोले आराम से, कोई एक दिक्कत मिनट। हाँ नहीं। हाँ, हाँ, आराम से फिर से करना होगा लगता है। हमारे फिर दर्शक से भी एक बहुत बार अच्छे कर रहे तरीके। हैं। जी, हमारे दर्शक भी बहुत अच्छे तरीके से ये बात समझते हैं कि जब बात राजनीति की आती है तो कई बार बम फूट जाता है। हाँ हाँ बम लगातार फूटते रहते हैं, तो हम कोशिश कि उन बमों को फूटने ना दें। और यहाँ पर इसको कमल, उड़का दीजिए बल्कि। जी, कमल जी खिलने से मतलब नहीं है। जी, आपका वीडियो ऑन कर लीजिए गुरु जी। हाँ, अब आ गए कि नहीं? आपका वीडियो वीडियो ऑन नहीं है, आपका वीडियो भी ऑन कर लीजिए। अच्छा, अब क्या हुआ? नहीं, अभी वीडियो ऑन नहीं है आपका। आ, हाँ जी जी जी, अब आप आ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है हाँ। आपका एक बार फिर से। तो मित्रों, मैंने पिछली बार बताया था कि ये पॉलिटिक्स अलग है और राजनीति अलग है। पॉलिटिक्स का मूल आधार है छल। कैसे है ये कुछ मैंने पिछली बार बताया था, इस बार और अधिक बताएंगे। जहां तक राजनीति की बात है, पहली बार भी मैंने थोड़ा सा संकेत दिया था कि राजनीति जो शब्द है वो राज्यदीप्तौ, यानी अपने समाज में, अपने प्रकृति में, अपने क्षेत्र में, अपने राष्ट्र में जो सबसे दीप्त नीति हो, सबसे प्रकाशित, सबको प्रसन्न करने वाली, सबको आनंद देने वाली। और यहाँ सबका अर्थ है सज्जन, सदाचारी, धर्मपरायण, नीतिनिष्ठ, विधि को मानने वाले, कानून को मानने वाले, उन्हें ही सब कहा जाता है। तो उन सब की जो रक्षा करे और जो उन सबके मन को प्रकाशित करे, प्रसन्न रखे,
जाहिर है कि जब उन सबके मन को प्रकाशित करेगी तो दुष्टों के मन को धूमिल करेगी, मलिन करेगी, कष्ट देगी, त्रास देगी। उसे कहते हैं राजनीति। राजा प्रकृति रंजनात्, प्रजा का जो रंजन करे वही राजा है। और जो नीति संपूर्ण प्रजा को प्रसन्न करे, उसके मन की बातों को चरितार्थ करे व्यवहार रूप में, उसे कहते हैं राजनीति। तो राजनीति क्या है, इसको सैद्धांतिक विस्तार तो हम लोग बाद में देंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। लंबा क्यों हो जाएगा ये भी जानने की आवश्यकता है। विश्व में राजनीति के संबंध में सबसे प्राचीन ग्रंथ केवल भारतवर्ष में है। यूरोप के लोग ग्रीक आदि की बात करते हैं, वस्तुतः तो यवन जनपद भी पहले भारत का ही अंग था, लेकिन अब वो उसको अलग बताते हैं। जो कॉन्टिनेंटल यूरोप है उससे ग्रीस का कोई लेना देना नहीं है, इसकी जलवायु अपेक्षाकृत गर्म है यहाँ थोड़ा, और ये भारत से सदा से जुड़ा था। लेकिन अब पुराने भारत की सीमा तो लोग भूल गए हैं, अन्यथा पुराना भारत वहां तक था जहां अभी तुर्की है। तुरुष्क वंशी जो क्षत्रिय हैं वो भी भारतीय ही थे, वो एक अलग राज्य था। और उसके बाद यवन क्षेत्र जुड़ा हुआ था। तो यवन प्रांत से लेकर और इधर चंपा आदि तक संपूर्ण क्षेत्र, और इधर उत्तर में उत्तरी ध्रुव से लेकर हिंद महासागर तक भारतवर्ष है। जैसा कल अपने एक व्याख्यान में प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी ने कहा भी है कि कश्मीर हमारा मुकुट नहीं है, कश्मीर हमारा ताज नहीं है, कश्मीर हमारा शिरोभूषण नहीं है, कश्मीर हमारा हृदय प्रदेश है। हमारा मुकुट, हमारा शिरो प्रदेश, हमारा ताज तो उत्तरी ध्रुव रहा है शास्त्रों के अनुसार। खैर, अभी मुख्य बात यह है कि जो भी विश्व में उपलब्ध राजनीति शास्त्र के प्राचीन ग्रंथ बताए जाते हैं, उसमें यूरोप के लोग 19वीं शताब्दी ईस्वी से, बल्कि 18वीं शताब्दी ईस्वी से पहली बार ये बताने लगे कि ग्रीस में भी कुछ राजनीति शास्त्र का लेखन था। लेकिन जो वो बताते हैं वो क्या है, एक तो मूल कोई एक ग्रंथ नहीं मिलता, प्लेटो का भी मूल कुछ नहीं मिलता। प्लेटो ने ऐसा कहा था, ऐसा बहुत बाद में किसी का लिखा मिलता है, वो भी नहीं मिलता। फिर वो भी गुम गया, फट गया, ऐसा कहते हैं। और बहुत बाद में, लगभग 1000 से भी अधिक, 1500 वर्ष बाद कहते हैं कि वो फलाने लेखक ने भी लिखा, उसने लिखा है कि प्लेटो ने ये कहा था। तो वो है प्लेटो का राजनीति शास्त्र। बहरहाल, अगर मान लें कि उन्होंने 1500 साल बाद भी सच लिखा, तो 1500 साल तक जो चीज लुप्त नहीं है वो सच कैसे कह देंगे। यहाँ तो अभी गांधी जी के विषय में कितनी बातें फैल जाती हैं, यानी जो लोग अभी अभी हुए हैं उनको 100 साल के भीतर तो हम लोग ठीक से वर्णन नहीं कर पाते। तो प्लेटो ने क्या लिखा था ये 1500-2000 साल बाद कैसे वर्णन होगा। लेकिन मान लो कि वर्णन सही है थोड़ी देर को तर्क के लिए, तो भी वो क्या है, कुछ पन्ने हैं। दी लॉ जो है वो वस्तुतः कुछ पन्ने ही तो हैं, कोई ग्रंथ नहीं है राजनीति शास्त्र का। ग्रीक का भी कोई ग्रंथ राजनीति शास्त्र का नहीं है। कुछ डायलॉग्स हैं, कुछ फटे हुए पन्ने हैं जो मूल नहीं है, जो शताब्दियों बाद किसी ने लिखा ऐसा बताते हैं। फिर वो भी गुम गया। फिर उसके भी शताब्दियों बाद अचानक इन लोगों ने 18वीं शताब्दी में कहना शुरू किया कि नहीं नहीं, प्लेटो ने ये लिखा था, एरिस्टोटल ने ये लिखा था। बीच में 1000 साल तो चर्च ने इस बात पर प्रतिबंध लगा रखा था कि प्लेटो एरिस्टोटल की कोई भी बात की जाए, क्योंकि माना जाता था कि वो हीदन है। अगर आप प्लेटो की बात करोगे, एरिस्टोटल की बात करोगे, तो आप पापी हो, सिंफुल हो, और आप धर्म से भ्रष्ट हो, और आप नरक में जाओगे। ये लगभग 1000 वर्ष तक चर्च के लोग प्रचारित करते रहे। जब उन्होंने देखा कि दुनिया में एक से एक सभ्यताएं हैं, संस्कृति हैं, तो मन में हीन भावना पैदा हुई कि अरे हमारे पास कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहना शुरू किया कि नहीं नहीं, रोम भी था, रोम का भी शास्त्र था, लेकिन रोम का कोई भी राजनीति शास्त्र का एक पन्ना लिखा कहीं नहीं मिलता। फिर इसके बाद कहा नहीं, ग्रीक भी हमारा ही था, यद्यपि ग्रीक कभी भी यूरोप का अंग नहीं था, कॉन्टिनेंटल यूरोप से ग्रीस का कोई संबंध नहीं। तो फिर भी कहा कि चलो ग्रीक हमारे चिंतक हैं। तो ग्रीक चिंतक जो हैं प्लेटो अरिस्टोटल, उनके भी कुछ पन्ने मिलते हैं, और वो भी कंजेक्चर हैं, अनुमान हैं, मूल प्रति नहीं उपलब्ध है। भारत में राजनीति शास्त्र के प्राचीनतम काल से ग्रंथ उपलब्ध हैं। एक तो स्वयं महाभारत
को ही अगर लें तो महाभारत में भीष्म पितामह जब बताते हैं तो बताते हैं कि ब्रह्मा ने लिखा 1,00,000 इस अध्यायों का ग्रंथ, फिर उसको किस किस ने, इंद्र ने संक्षिप्त किया, फिर बृहस्पति ने संक्षिप्त किया, फिर शुक्राचार्य ने और संक्षिप्त किया, तो 1,000 अध्याय का ग्रंथ रहा। इसके बाद स्वयं महाभारत में राजनीति शास्त्र की विस्तार से विवेचना है, और फिर शुक्र नीति है, बृहस्पति नीति है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। ये सब क्या है? ये तो प्रशस्त ग्रंथ हैं, राजनीति शास्त्र के अत्यंत प्रशस्त ग्रंथ भारतवर्ष में पाए जाते हैं। इसलिए राजनीति के विषय में वास्तविक अधिकारी समाज कौन है? भारतवर्ष। राजनीति शास्त्र में कुछ भी कहने का अधिकारी कौन है? भारतवर्ष। लेकिन इस विषय को थोड़ा बाद में भले फिर ले लें अगर समय रहा। अभी क्योंकि लोग कहेंगे ना आप अतीत की बात कर रहे हैं, तो हम वर्तमान से शुरू करते हैं। तो वर्तमान की क्या स्थिति है? तो वर्तमान में जो भारत का शासन है, उस शासन के संचालन की एक नियमावली है, मैनुअल है। जैसे आप टीवी खरीदते हैं, कंप्यूटर खरीदते हैं, एसी खरीदते हैं, कोई भी आधुनिक उपकरण खरीदते हैं, तो उसका एक मैनुअल आता है। तो सरकार कैसे चलेगी, इसका एक मैनुअल है। ठीक है, सरकार का ढांचा चूंकि वही रखना था तो ठीक ही है। जैसे कोई एसी का नया मॉडल भी आया तो जो बेसिक मैनुअल्स हैं एसी के, उसी में थोड़ा बहुत वो उसका विस्तार कर देगा, बेसिक तो वही रहेगा। तो चूंकि भारत में राज्य का ढांचा वही रहा जो अंग्रेजों ने बनाया था, अंग्रेजों से जवाहरलाल ने क्या सौदेबाजी की, क्या ट्रांसफर ऑफ पावर की संधि हुई, इस पर हमने अलग कई जगह बोला है, आस्था चैनल में भी बोला था, आगे फिर बोलेंगे, वो अभी विषय नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर चूंकि ढांचा वही था, आप राज्य वही चला रहे हैं, तो मैनुअल भी वही लेंगे। तो इसमें जो लोग निंदा करते हैं कि साहब ये क्या है, 1935 का इंडिया एक्ट था जो अंग्रेजों ने भारत को दमन करने के लिए, भारत को अपने नियंत्रण में रखने के लिए, भारत के लोगों की अभिव्यक्ति पर अंकुश रखने के लिए, भारत के लोगों को अपना राज्य स्वयं चलाने देने में असमर्थ बनाए रखने के लिए, पूरी व्यवस्था करने के लिए अपने हिस्से के भारत में, ब्रिटिश भारत में जो इंडिया एक्ट 1935 बनाया था, उसी की नकल संविधान में क्यों कर ली गई? 90% नकल उसी की है। अब जो लोग इसकी आलोचना करते हैं उनसे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं, क्योंकि जब ढांचा वही है तो मैनुअल भी वही रहेगा। जब आपने शासन का पूरा ढांचा ही वहीं से लिया है तो मैनुअल अलग से कैसे होगा? मैनुअल तो अलग तब होता जब आप ढांचा अलग करते। ढांचा अंग्रेजी है, ढांचा ब्रिटिशकालीन है। दूसरे ढांचे भी 15 अगस्त 1947 तक मौजूद थे। बहुत बड़े बड़े हिंदू राज्य थे, बड़ौदा का राज्य था, ग्वालियर का राज्य था जो लगभग इंग्लैंड के बराबर है। बहुत सारे राज्य थे भारत में इंग्लैंड से बड़े बड़े, और शताब्दियों अच्छी तरह शासन करने वाले राजवंश थे। ऐसे ऐसे राजवंश थे जो 1,000 वर्ष चले हैं। स्वयं जो मेवाड़ का, महाराणा का, सिसोदिया का, गुहिलेत का, सूर्यवंशी नरेशों का राजवंश है, वो 1,000 वर्ष से अधिक तक तो उनको वहां रिकॉर्ड है। और वस्तुतः तो भगवान राम के समय से ही हमारे यहाँ लगातार रिकॉर्ड हैं सूर्यवंशी क्षत्रियों के, चंद्रवंशी क्षत्रियों के भगवान कृष्ण के समय से निरंतर रिकॉर्ड हैं। महाभारत के बाद निरंतर राजवंशों की निरंतरता स्वयं स्वामी दयानंद जी ने दिखाई है। तो लाखों वर्षों से राजवंश चलाने का रिकॉर्ड भारत में मौजूद है, और 15 अगस्त 1947 को भी कई राज्य उसी आधार पर, राजधर्म के आधार पर, धर्मशास्त्रों के आधार पर शासन चला रहे थे। तो मॉडल तो मौजूद था। भारत में भारतीय ढंग के शासन के मॉडल 1947 तक मौजूद थे। जितना बड़ा इंग्लैंड था उससे बड़े बड़े राज्य, कुल मिलाकर अगर सारे ही हिंदू राज्यों को, राजाओं को मिला लें तो इंग्लैंड से कई गुना बड़ा राज्य है। और वो सभी हिंदू राज्य धर्मशास्त्रों के आधार पर चल रहे थे। तो इस प्रकार व्यवहार में क्या हुआ, इंग्लैंड से कई गुना बड़े, और इंग्लैंड का कुल शासन तो भारत में 90 वर्ष था, 900 वर्ष से
भी अधिक समय से शासन का भारत में अच्छी तरह संचालन करने वाले, हजारों वर्षों से भारत में सुव्यवस्थित शासन का संचालन करने वाले राज्य विद्यमान थे। उनका मॉडल विद्यमान था, वो किस प्रकार चल रहे हैं, उनका मैनुअल क्या है, धर्मशास्त्र उनका मैनुअल था, धर्मशास्त्र के आधार पर चल रहे हैं। तो अगर उनको अपनाना होता तो वो ले लेते, लेकिन चूंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से घबराकर अंग्रेजों ने सोचा कि जल्दी से जल्दी अपने सच्चे सेवकों को सत्ता सौंप कर जाएं, तो जवाहरलाल नेहरू आदि से उनकी सौदेबाजी जो हुई, उसमें जो भी शर्त हुई उसके अनुसार उन्होंने कहा कि हम आपका ढांचा बरकरार रखेंगे। तो जब आप ढांचा अंग्रेजों का बरकरार रख रहे हैं तो मैनुअल तो वही होगा ना भाई। इसलिए अगर इंडिया एक्ट 1935 का ढांचा भारतीय संविधान के रूप में प्रस्तुत करके भारत की संसद के द्वारा पारित किया गया तो ये स्वाभाविक है। जब राज्य वही है, राज्य का ढांचा ब्रिटिश है, तो राज्य के संचालन की नियमावली, उसका मैनुअल ब्रिटिश होगा, यानी इंडिया एक्ट 1935 होगा। ये स्वाभाविक है। ये कैसे बदलेगा, क्या होगा, वो सब बातें अलग से करेंगे। इतना महान देश जिसमें हजारों हजार वर्ष इतने श्रेष्ठ राजवंश रहे हैं, जैसा विश्व में और कहीं रिकॉर्ड नहीं मिलता, क्या वो सदा के लिए समाप्त हो गए? क्या जवाहरलाल नेहरू और उसके बाद की सभी पार्टियों के पास ऐसी अद्भुत ताकत है कि उन्होंने भारत को सदा के लिए गिरवी रख दिया है, तरह तरह का झुनझुना बताते हुए लोकतंत्र आदि का? और क्या भारत में भारत का राजधर्म कभी प्रतिष्ठित ही नहीं होगा? ये सब बातें अलग से करेंगे। अभी आज का जो विषय है वो है राजनीति शास्त्र। तो अगर हम स्वयं वर्तमान से लें तो संविधान इस राजनीति यानी राज्य के संचालन का मैनुअल है, नियमावली है। ये ठीक है कि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष के रूप में, यानी संविधान के मसविदा समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, उन्हीं के नेतृत्व में संविधान बना। जो उन्होंने मंजूर किया वो पास हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लिखा था उसमें से कई बार उन्होंने छोड़ने को विवश कर दी। तो ये वस्तुतः जो संविधान है इसके मूल रचयिता ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। और जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं संविधान सभा में भाषण क्या दिया? इट इज ए हेस्टली ड्रॉन डॉक्यूमेंट। यह हड़बड़ी में तैयार किया गया एक दस्तावेज है जो पहला ही अवसर मिलने पर भारत की संसद बदल देगी और समय आने पर लगातार बदलती रहेगी। तो उन्होंने किया भी, 100 संशोधन कर दिए हैं। तो जो हो रहा है वो जो उन्होंने कहा था उसी के अनुसार हो रहा है। इसलिए जो निरर्थक आरोप लगाए जाते हैं वो सब आरोप उचित नहीं है, वो सब आरोप अज्ञान की उपज है। भारत का संविधान इंडिया एक्ट 1935 की नकल है, तो ये स्वाभाविक है क्योंकि भारत का वर्तमान राज्य का ढांचा ब्रिटिश ढांचे की नकल है, ब्रिटिश भारतीय। इंग्लैंड में नहीं था, इंग्लैंड में इस प्रकार के आईएएस आईपीएस नहीं है, इंग्लैंड में इस तरह का सेकुलरिज्म नहीं है, इंग्लैंड में ऐसा कुछ नहीं है। तो अंग्रेजों ने भारत के लिए जो ढांचा बनाया था जिसका नाम था इंडिया एक्ट 1935, उसी के अनुसार ये ढांचा चल रहा है। तो इसका इंडिया एक्ट 1935 की ही नकल करना और उसमें थोड़ा अपनी आवश्यकता के अनुसार संशोधन कर लेना नितांत स्वाभाविक है। फिर उन्होंने ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष ने संविधान सभा में ही कह दिया कि ये हेस्टली ड्रॉन डॉक्यूमेंट है, हड़बड़ी में तैयार एक दस्तावेज है और हम समय समय पर इसे बदलते रहेंगे। इसलिए अगर 100 संशोधन हुए तो अगर उनकी दृष्टि से देखें तो वो सब भी स्वाभाविक है, हमारी दृष्टि से नहीं है, हम तो उसके बहुत आलोचक हैं, लेकिन उनकी दृष्टि से तो स्वाभाविक है। उन्होंने जो कहा था वही किया। जवाहरलाल नेहरू ने, कांग्रेस ने जो कहा था वह किया, है ना। लगातार संविधान को बदलते गए। कैसे बदलते गए? रूलिंग पार्टी के हित में बदलते गए। तो यहां तक तो समझ में आता है। अब प्रश्न उठता है कि देश में राजनीतिक जागरूकता के नाम से जो चीजें चलाई गई वो राजनीति हैं या नहीं है, आज का विषय ये है।
तो मित्रों, इसकी कसौटी क्या है? जो कुछ राजनीति के नाम से सोशल मीडिया में, संचार माध्यमों में, अखबारों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, चैनल में, सभाओं में, मीटिंग में, जलसा जुलूस में बातें होती हैं, वो राजनीति है क्या? तो वो राजनीति नहीं है। फिर वो क्या है? वो पॉलिटिक्स है, वो छल है, वो झूठ का एक तंत्र है, वो गुब्बारा है जो फुलाया जाता है। क्यों? ताकि राजनीति की ओर, सच्चाई की ओर आपका ध्यान नहीं जाए। कैसे? उसी के विषय में आज ध्यान से बताएंगे। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो राज्य है ये सर्वाधिकारी है। ऐसा राज्य इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, हंगरी, डेनमार्क, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, स्पेन, संयुक्त राज्य अमेरिका कहीं नहीं है। भारत का राज्य, अभी भारत का जो राज्य चल रहा है वो बिल्कुल अलग ढंग का है। ये सोवियत संघ की नकल में चल रहा है बहुत कुछ, और इसमें ढांचा इंग्लैंड का रहने दे रहे हैं। राज्य ही सर्वाधिकारी है, हर विषय में राज्य निर्णय लेगा, धर्म के विषय में, संस्कृति के विषय में, शिक्षा के विषय में। ये सोवियत मॉडल है, ये ब्रिटिश मॉडल नहीं है। तो ढांचा तो आपने ब्रिटिश मॉडल का लिया और इसमें आत्मा सोवियत संघ की प्रविष्ट करा दी, और इसमें सारी ही पार्टियों की एक राय है, ये सदा ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो एक तो ये बात ध्यान में रखें। दूसरी बात जो ध्यान में रखने की है वो ये है कि अच्छा, जो भी ढांचा है इसके संचालन का दस्तावेज मौजूद है ना, भारत का संविधान। भारत का संविधान ही तो भारत राज्य के विषय में अधिकारी है, अन्य कोई ग्रंथ तो नहीं है। और फिर आपने ऐसा राज्य बना लिया है जो शिक्षा, संस्कृति, संचार, व्यापार सभी मामलों में नियंत्रण करता है, जो कि दुनिया में लगभग किसी भी लोकतांत्रिक देश में नहीं है। अमेरिका में नहीं है, इंग्लैंड में नहीं है, जर्मनी में नहीं है, फ्रांस में नहीं है। तो जब आपने राज्य ही ऐसा एकाधिकारवादी बना रखा है और उसमें सारी पार्टियों का एक मत है, कोई दो मत नहीं है। कांग्रेस जो मानती थी वही भाजपा मान रही है कि हमको यही राज्य चाहिए, हम जो चाहें वो कानून बना दें। तो अब इसका परंपरा से आदि से कोई तुलना अभी हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फिर विषय से भटक जाएंगे। चलिए, आपने यही बना लिया। तो जब आपने एक ऐसा राज्य बना लिया है जो राष्ट्र जीवन के हर क्षेत्र में निर्णायक है, सर्वाधिकारी है, और अपने मन से राज्यकर्ता लोग आपस में सलाह बलाह करके अपने पार्टी के लोगों को साथ में लेके कानून बना सकते हैं किसी भी विषय में। अचानक संपत्ति का मौलिक अधिकार खत्म कर देंगे, अचानक कहेंगे ये हदबंदी है संपत्ति की, हम किसी की संपत्ति ऐसे छीन सकते हैं, वैसे छीन सकते हैं, ये कर सकते हैं, सारे अधिकार हैं, ठीक है। तो संविधान ही राजनीति का मूल दस्तावेज है। तो जिसे राजनीति करनी है उसे क्या करना चाहिए? जो सच्चा राजनीति कर्मी है वो क्या करेगा? संविधान को ध्यान से पढ़ेगा और संविधान के अनुसार समझ लेगा। फिर करना क्या है ये तो उसके धर्म पर, उसके स्वभाव पर, उसके शील पर, उसके ज्ञान पर, उसकी आकांक्षा पर, उसकी तैयारी पर, अपने पूर्वजों से उसने क्या सीखा है या कुछ नहीं सीखा है, तो अपने अंग्रेज पूर्वजों से क्या सीखा है जिनकी वो मानस संतान है इस समय, तो जो भी हो वैसा करेगा। लेकिन संदर्भ तो संविधान है। संविधान को झुठला कर आप कोई राजनीति की बात नहीं कर सकते। तो संविधान में क्या है? जो संविधान में है उन कामों को करना राजनीति है, और जो संविधान में नहीं है उन कामों को करना पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स का प्रयोजन भारत की जनता के साथ छल करना, उसको उलझाए रखना। पॉलिटिक्स की शुरुआत कहां से हुई? 15 अगस्त 1947 के बाद या 26 जनवरी 1950 के बाद कांग्रेस ने, नेहरू जी आदि ने जो पॉलिटिक्स खेली, वो सबसे बड़ी पॉलिटिक्स क्या थी? सबसे बड़ी पॉलिटिक्स ये है कि भारत के संविधान में
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं भी किसी राजनीतिक दल का उल्लेख नहीं है। यानी राजनीतिक दल भारत के राज्य की कोई इकाई नहीं है। राज्य की इकाइयों पर प्रवेश के लिए अथवा कब्जा के लिए लोग अपने अपने समूह बना सकते हैं। लोकतंत्र के कारण ये छूट है। तो मनुष्यों के अलग अलग समुदाय, सबको ये अधिकार है कि वो राज्य के एक अंग विधायिका में प्रवेश के लिए प्रतिस्पर्धा करें। और जब विधायिका में किसी समुदाय की संख्या अधिक हो जाए, बहुमत हो जाए, तब उसे अधिकार है कि वो कार्यपालिका का भी नेतृत्व करेगा, प्रधानमंत्री और मंत्री। यही बात राज्यों के लिए। तो विधायिका राज्य का अंग है, यानी विधायिका के भीतर जो काम होता है वो राजनीति है। अच्छी है, बुरी है, जो भी है, विधायिका के भीतर जो काम होता है वो राजनीति है। लेकिन जो बाहर बातें होती हैं कि हम तो अमुक मतवाद के समर्थक हैं, हम तो राष्ट्रवादी हैं, हम तो समाजवादी हैं, हम तो कम्युनिस्ट हैं, हम तो मुक्त व्यापारवादी हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, तो वो क्या है? वो तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल गतिविधियां हैं ना। जैसे संजय गांधी को आपातकाल में कहा गया कि साहब ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, संविधान में ऐसी कोई जगह नहीं है, लेकिन वो जो चाहता था वही होता था। तो पॉलिटिकल पार्टी, आइडियोलॉजी बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। संविधान में उसका कोई उल्लेख नहीं है कि कोई आइडियोलॉजी के आधार पर पार्टी बनेगी। क्यों? क्योंकि संविधान कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसका मतलब भारत का राज्य ये मानता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक में विचार की सामर्थ्य है और अभिव्यक्ति की सामर्थ्य है, और इसलिए वो अपने अपने ग्रुप बना सकता है। किसके लिए? विधायिका में जाने के लिए। ठीक है, बस इतना ही है। उसमें ये नहीं लिखा है कि आप भारत के नागरिक जो है मतवाद के आधार पर प्रतिस्पर्धा करेंगे और फिर जिस मतवाद की विजय होगी उसी के अनुसार शासन चलेगा। ये संविधान में कहीं नहीं लिखा है। संविधान में लिखा है राज्य तो ऐसे ऐसे है। आप कोई भी संविधान देखिए ना, तो भारत का संविधान क्या कहता है? भारत का संविधान जो है वो सीधे शुरू हो जाता है, ये शासन के द्वारा प्रकाशित, इसीलिए मैंने लिया है। तो वो सबसे पहला भाग एक है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये बताता है। फिर भाग 2 है नागरिकता, तो उसमें नागरिकता के नियम बताए हैं, उसी में मूल अधिकार बताया है ना। और फिर भाग 3 मूल अधिकार है, यानी भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मूल अधिकार, उसमें बहुत सारे अधिकार दिए हैं। भाग 4 राज्य की नीति के निदेशक तत्व, भाग 5 संघ, संघ में क्या होगा? कार्यपालिका होगी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि। फिर इसके बाद संसद है, संसद के अधिकारी हैं, ये सब दिया है ना। और फिर संसद सदस्यों की अर्हताएं, निरर्हताएं वगैरह वगैरह संसद से ही संबंधित है। ठीक है ना। और इसके बाद न्यायपालिका है, जुडिशियरी है, और राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं। इसके बाद संघ की न्यायपालिका यानी जुडिशियरी है, मूल तो है द यूनियन जुडिशियरी, ये संवैधानिक इकाई है। इसके बाद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, संवैधानिक इकाई है। फिर राज्य है, राज्य की कार्यपालिका है, मंत्रिपरिषद है, आदि आदि है, महाधिवक्ता है, राज्य की उच्च न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय है, ये सब है ना। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि भारत का शासन उस तरह से चलेगा जैसे कि कोई जिस मतवाद की विजय होगी उस
मतवाद के अनुसार शासन चलेगा, ये तो संविधान में कहीं लिखा ही नहीं है। शासन कैसे चलेगा ये तो बना हुआ है, पार्टियां उसमें अपना बहुमत जुटा के छोटे मोटे संशोधन कर सकती हैं, लेकिन संविधान का ढांचा बना हुआ है, राज्य का ढांचा बना हुआ है। इसलिए आप अपने मतवाद के अनुसार राज्य के ढांचे को बदलेंगे, ये तो कहीं नहीं लिखा है। भारत के राज्य का ढांचा लगातार उस पार्टी के मतवाद के अनुसार बदलता रहेगा जो विधायिका में चुनकर आएगी और फिर कार्यपालिका का प्रमुख बनेगी, ये तो कहीं लिखा ही नहीं है ना। ये कहाँ लिखा है कि साहब भारत का ये जो राज्य का ढांचा है ये लगातार बदलता रहेगा। जैसे अमेरिका है, तो अमेरिका में ये है कि राष्ट्रपति जब आते हैं ढांचा तो नहीं बदलता, पर एक छोटा उदाहरण है कि राष्ट्रपति आते हैं तो वो सारे ही मुख्य अफसरों को अपने ढंग से नियुक्त कर लेते हैं, वो भी तो यहाँ नहीं है। तो यहाँ तो राज्य का ढांचा पहले से बना हुआ है, यानी भारत का राज्य किन राजनीतिक सिद्धांतों के आधार पर चलेगा, भारत के राज्य की संचालक राजनीति का स्वरूप क्या है, ये तय है, ये संविधान में लिखा हुआ है। किसी पार्टी को ये अधिकार तो नहीं दिया गया है कि वो इस ढांचे को बदल दे, अभी तक नहीं दिया है। और किसी पार्टी ने ये घोषणा भी नहीं की है कि हम संविधान के मूल ढांचे को ही बदल देंगे। आज तक किसी पार्टी ने नहीं कहा है कि हम सनातन धर्मशास्त्र के अनुसार शासन लाएंगे, हम इस ब्रिटिश ढांचे को खत्म कर देंगे, हम ये जो सोवियत ढंग के तमाम प्रावधान ला दिए हैं वो खत्म कर देंगे, किसी पार्टी ने नहीं कहा है। तो अपने अपने मतवाद के अनुसार राज्य की संरचना बदल देने का कोई अधिकार संविधान में नहीं है। राजनीतिक लोग ऐसे परिवर्तन करते रहते हैं, पर वो शस्त्र बल से होते हैं या बहुत बड़े विप्लव से होते हैं, और उसमें फिर सेना का सहयोग लिया जाता है। दुनिया में जहां जहां हुआ है वो बिल्कुल अलग बात है ना। लेकिन अभी जो स्थिति है, हमारे यहाँ तो कोई राजनीतिक दल ने ये कहा भी नहीं है, कम्युनिस्टों ने कहा था, कम्युनिस्टों के एक ग्रुप ने, कि हम शासन का पूरा ढांचा बदल देंगे, तो वो तो अभी हाशिए में पड़े हुए हैं। बाकी तो किसी भी महत्वपूर्ण पार्टी ने ये नहीं कहा है कि जब हम शासन में आएंगे तो शासन का ढांचा बदल देंगे, किसी ने कहा ही नहीं। तो शासन का जो ढांचा स्थिर है, निर्धारित है, पूर्व निर्धारित है, संविधान बनाने वाले लोगों ने और उसके पहले जहां से प्रेरणा ली थी संविधान रचने वाले ने, उन अंग्रेजों ने एक ढांचा बना दिया था। उस ढांचे में अपने हिसाब से एडजस्ट करते रहते हैं, थोड़े से फायदे ज्यादा लेने लगते हैं, दूसरे को नुकसान पहुंचा देते हैं, इतना तो है। लेकिन आप उसी ढांचे के अनुसार राजनीति करेंगे। तो मतवाद के आधार पर पार्टियां बनाना पॉलिटिक्स है, राजनीति नहीं है, क्योंकि मतवाद की तो संविधान में कोई जगह ही नहीं है। संविधान स्वयं एक विचार का परिणाम है ना, कि राज्य ऐसा होगा, ये राज्य भारत का संघ होगा, इसमें ये अधिकार होंगे, लोकतंत्र, नागरिकों को ये अधिकार होंगे, राज्य की व्यवस्था ऐसे होगी, राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा, न्याय पर जुडिशियरी होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव होगी, सब तो तय है। और कोई पार्टी अगर बहुमत में आ गई तो वो एग्जीक्यूटिव के स्ट्रक्चर को बदल देगी, जुडिशरी के स्ट्रक्चर को बदल देगी, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। और किसी पार्टी ने आज तक ये घोषणा करने की हिम्मत भी नहीं की। इसका मतलब कि आप अपने मतवाद के अनुसार तो शासन नहीं चला सकते। तो ये जो तमाम बहसें चलती हैं, वो समाजवादी है, एक पार्टी ही बनी है समाजवादी, तो एक बहुजन समाज है, तो एक राष्ट्रवादी है, भाजपा कहती है हम राष्ट्रवादी हैं, ये तो झूठ है ना। आपको किसी मतवाद के आधार पर भारतीय राज्य की संरचना को बदलने का अधिकार इस संविधान में नहीं दिया है, और आपने आज तक ऐसा कोई आंदोलन, ऐसा कोई वातावरण, ऐसी कोई घोषणा नहीं की है कि हम सत्ता में आएंगे तो ये ढांचा बदल देंगे। उसमें राष्ट्रपति नहीं रहेगा, सम्राट रहेगा, चक्रवर्ती सम्राट, या उसमें ये जुडिशियरी नहीं रहेगी, भारतीय न्याय विधान रहेगा, पंचायतें रहेंगी,
आप संस्था रहेगी, जाति पंचायत रहेगी। और धर्मशास्त्रों में जो मीमांसा शास्त्र के नियम हैं उसके अनुसार न्याय होगा। और परंपरागत अनंत काल से न्याय की जो परंपरा है, जो विश्व में विख्यात है कि भारत में न्याय की प्राचीनतम परंपरा है। शिष्ट परिषदें हैं, धर्म संस्थाएं हैं, वहां निर्णय होता था, स्वायत्त संस्थाएं हैं, व्यवहार के, वाद के, निर्णय के सारे ही विधान दिए हुए हैं। ऐसे हो वो तो कुछ नहीं है। किसी पार्टी ने ये घोषणा नहीं की है कि हम यदि सत्ता में आए तो भारत का प्रधान चक्रवर्ती सम्राट होगा, राष्ट्रपति नहीं होगा। और प्रधानमंत्री जो है वो महामात्य होगा और वो वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता होगा, धर्मशास्त्र का ज्ञाता होगा। ऐसी कोई बात नहीं की। सेना जो है वो महाभारत से अपने को जोड़कर देखेगी या और प्राचीन काल से, ऐसी भी घोषणा नहीं है। ब्रिटिश काल में जैसी कंपनियां बनी, जैसे प्लाटून बने, जो 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 उपाधियां हुई, जो जो संरचना है वही जारी रहेगी। ये पुलिस नाम की एक विचित्र सी अटपटी सी चीज जो अंग्रेजों ने ला दी, जो स्वयं इंग्लैंड में उस समय नहीं थी, सबसे पहले भारत में लाई गई है ये पुलिस व्यवस्था। इसको हम कुछ भारतीय ढंग की बनाएंगे, ये भी किसी पार्टी ने घोषणा नहीं की है। भारत में भारतीय धर्मशास्त्रों की भी पढ़ाई होगी, ये भी किसी पार्टी ने घोषणा नहीं की है। तो जब आपने राज्य की संरचना की, राज्य की उपाधियों की, राज्य के अंगों की, न्याय की, विधि की, न्याय की परंपराओं की आधारभूत संरचनाओं को बदलने की कोई घोषणा ही नहीं की है, आप राज्य की इसी संरचना में पदारूढ़ होने के लिए चुनाव लड़ते हैं, तो फिर ये जो मतवाद है ये क्या है? ये पॉलिटिक्स है। तो राष्ट्रवाद, समाजवाद और तरह तरह के वाद, ये क्या है? ये पॉलिटिक्स है, ये राजनीति नहीं है, क्योंकि इसमें झूठ है। सत्ता में जाकर आप वही करेंगे जो कांग्रेस कर रही थी, या उसमें थोड़ा अपने लोगों को भला करेंगे, वो अपने लोगों को कर रही होगी, लेकिन राज्य के ढांचे को तो आप यही रखेंगे ना। तो फिर आप ये क्या बात करते हैं? मैं समाजवादी हूं, मैं राष्ट्रवादी हूं, मैं अमुकवादी हूं, मैं तमुकवादी हूं, ये पॉलिटिक्स है। आप कोई वादी नहीं है। आप विधायिका में जीत कर पहुंचने के लिए कुछ बातें जनता से कहते हैं तो लोक लुभावनवादी हैं। तो सारी ही पार्टियां क्या हुई? लोक लुभावनवादी। और सारी ही पार्टियां क्या हुई? बातूनी, वाचाल। उस बात में सत्यनिष्ठा नहीं है, झूठ बोलेंगी, भरमाएंगी, कुछ ऐसे वचन देंगी कि हम ये करेंगे फिर नहीं करेंगे, या दूसरे का चरित्र हनन। आजकल एक नया तरीका चला है, हमारे पास कुछ नहीं है तो हम अगले का बताएंगे, वो किसकी औलाद है, वो मुसलमान की संतान है, वो फलाने की है, उसकी 4 रखेले हैं। ये तो भारत की राजनीति शास्त्र के विषय ही नहीं थे। सभी राजाओं की अनेक रानियां रहती थी, बड़े पुरुषार्थी, वीर, तेजस्वी, ऐसे राजा जिनकी कीर्ति गाई गई है, उनकी भी अनेक पत्नियां थी। और उस समय कोई बहस न तो हमारे किसी राजनीति शास्त्र में लिखा है कि कितनी पत्नियां होनी चाहिए राजा की, और न ही उस समय समाज ने कोई चर्चा की। ये तो विषय नहीं है ना। राजा का इंद्रिय सुख का, एकांत का जीवन कैसा है, इसका राजनीति में तो कभी भारत में चर्चा ही नहीं हुई, जब तक वो राजनीति को प्रभावित नहीं करे। तो आप इसकी चर्चा करते हैं, या दूसरे का चरित्र हनन, उसने पैसा खाया, उसने नहीं खाया। अरे भाई, ये कोई राजनीति के विषय है? वो सदाचारी है कि अनाचारी, ये तो विषय हो सकता है, और वो दिख जाता है। पैसा खाया नहीं खाया आरोप लगते हैं, फिर आने के बाद किसी प्रधानमंत्री को आज तक दंड नहीं मिला। जैसे महाभ्रष्ट कहा गया, ऐसे किसी प्रधानमंत्री को फांसी नहीं हुई, आजीवन कारावास नहीं हुआ, जेल नहीं हुआ। दुनिया के कई देशों में होता है, भारत में नहीं हुआ। वीपी सिंह ने बड़ा हल्ला मचाया, वो फोर्स में बड़ी दलाली हुई है, मेरी जेब में गुप्त पर्चा रखा है, एक बार दिखाया सभा में, लोटस नाम है उस खाते का, बस सत्ता में आएंगे तो सब कर देंगे। सत्ता में आए, रहे,
समाज को तोड़ा, जातिवाद को और गहरा किया, जातीय जहर को बढ़ाया, देश में जहर घोल दिया, आपस में लोगों को मरवा दिया, लड़वा दिया। राजीव गांधी को जेल तो नहीं हुई। फिर भाजपा ने बहुत कहा मनमोहन सिंह के समय ये घपला हुआ, वो घपला हुआ, बड़े भयंकर घपले हुए, तो आपने सजा तो अभी तक नहीं दी। अगर भ्रष्टाचार सचमुच आपकी राजनीति का केंद्रीय विषय है और आपके अनुसार आपने बड़ी सच्चाई से उस मुद्दे को उठाया था, तो सत्ता में आने के बाद जो आपका केंद्र था विरोध का, जिसके विरोध के बल पर आप सत्ता में आए, उसको तो तत्काल फांसी होनी चाहिए ना, दुनिया में होती है। किसी को फांसी नहीं हुई, इंदिरा गांधी को फांसी नहीं हुई, जवाहरलाल नेहरू का तो सवाल ही नहीं था, उन पर कोई वैसे बड़े आरोप भी नहीं लगे थे। इंदिरा गांधी को फांसी नहीं हुई, ऊपर से जो उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर बहुत बड़ा संपूर्ण क्रांति आंदोलन का संचालन करके जयप्रकाश नारायण जी यशस्वी हुए थे, वो तुरंत ही उसको कहने लगे मेरी बेटी, मेरी बहुत प्यारी बेटी इंदिरा गांधी, उसको दुलारा, उसको खूब प्यार से अपने घर में नाश्ता पानी कराया। किसी को फांसी नहीं हुई। पीपी सिंह आए तो राजीव गांधी को फांसी नहीं हुई, राजीव गांधी को जेल नहीं हुई। भाजपा आई तो नरसिंह राव को फांसी नहीं हुई, मनमोहन सिंह को फांसी नहीं हुई। तो आप झूठ बोलते हैं। भ्रष्टाचार आपके लिए कोई मुद्दा नहीं है। भ्रष्टाचार की चर्चा करके लोगों में क्षोभ पैदा करके कि शायद ये योग्य शासक नहीं है, आप शासन में आते हैं। यानी शासन में भी नहीं, विधायिका में आप चुने जाते हैं, शासन के एक अंग में। तो शासन के एक अंग में अफसर बनने के लिए, गजटेड अफसर बनने के लिए, अधिकारी बनने के लिए अन्यों का चरित्र हनन, उन पर लांछन लगाना, उन पर दोषारोपण, ये आपकी राजनीति है। ये कौन सी संस्कृति चल रही है भारत में? अन्यों को लांछित करना, अन्यों को निंदित करना, उनका चरित्र हनन करना, उनको नीचे गिराना, उनको मिलाइन करना, लोकमानस में उनके प्रति घृणा या तिरस्कार या उपहास का भाव पैदा करना, और वो भी निराधार, क्योंकि उसके बाद शासन मिल गया तो सब बंद। अब तो हम आ गए, अब भूल जाओ। यानी आपके लिए भ्रष्टाचार ऐसा गंभीर मुद्दा नहीं है। आपके लिए कम से कम शासकों का, शीर्षस्थ शासकों का भ्रष्टाचार कोई गंभीर मुद्दा नहीं है। लेकिन आपने विरोध तो शीर्षस्थ का ही किया था ना, प्रधानमंत्री का किया था। प्रधानमंत्री का भ्रष्टाचार आपके लिए वास्तविक मुद्दा नहीं है। इसके अतिरिक्त जो और लोकल स्तर पर होते हैं उनका तो कहना ही क्या है। उसने अमुक अवैध संबंध हैं और वो सेक्स का रैकेट चलाता है और वो उसकी कई लड़कियों से संबंध है और ये है और वो सब उड़ाते रहते हैं, गंदी बातें। समाज में घिनौना वातावरण बनाना, गंदी बातें करना, और बाद में गुड़ुप, उसकी चर्चा ही बंद। और सेक्स तो राजनीति में कभी कोई इस तरह से चर्चा का विषय नहीं। कोई सेक्स की विकृति हो जिससे समाज को नुकसान हो रहा हो, लेकिन अकेले में कौन किसके परस्पर सहमत से क्या संबंध बनाते हैं, ये तो हमारे शास्त्रों में इसके बहुत सारे विवरण हैं और इतिहास में है। तो ये राजनीति के विषय हो गए हैं। कांग्रेस ने तो खैर हद ही कर दी। ऐसे दिखाया कोई लड़की है, गुप्त रूप से उसका संबंध मोदी जी से है, बस हम नाम बताने ही वाले हैं, हम जांच कर रहे हैं। अरे अभागे, मान लो कोई लड़की है तो राजा है या युवराज है या जो भी है, वो संभावित राजपुरुष है, उसका उससे संबंध है, आपको क्या समस्या है? किस शास्त्र में लिखा है कि राजाओं का संबंध एक से अधिक स्त्रियों से नहीं होना चाहिए? कोई बलात्कार किया हो, व्यभिचार किया हो, जबरदस्ती की हो, शील हरण किया हो, तब तो अपराध। कौन किससे मिल गया आप इसे, और मीडिया इसी में रस लेता है। इसका अर्थ है कि न तो मीडिया में राजनीति की कोई चर्चा होती और न ही ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये राजनीति की चर्चा करती है। सब क्या करती है? पॉलिटिक्स, राजनीति के वास्तविक मुद्दों को छिपाना। राजनीति के वास्तविक मुद्दे क्या हो सकते हैं?
राजनीति के वास्तविक मुद्दे ये हैं कि भाई हम राष्ट्रपति, हम जब चुनाव चुनकर आएंगे तो हम राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, न्याय जुडिशियरी में ये परिवर्तन करेंगे, ये होना चाहिए ना। तो राजनीति क्या है? राजनीति वो है जो राज्य के विभिन्न पदों पर जाने की क्रिया है। इसलिए असली राजनीति कौन कर रहा है? पहले तो कांग्रेस ने किया, राजनीति में जाने के लिए कह दिया भाई अरे बड़ा अन्याय हुआ, अनटचेबल्स के साथ, शेड्यूल कास्ट के साथ एक अनुसूचित जाति की सूची बनाई, हम इनको देंगे, आरक्षण देंगे ताकि ये हमको वोट दें और हमारा नाम हो कि बड़े करुणावंत हैं, बड़े कृपालु हैं और एक अच्छी छवि शासक की बने। तो अपनी छवि करुणावंत और कृपावंत शासक की बनाने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिया गया। थोड़ा परसेंट था, 14 उनका था, 8 उनका था, कुल 22%, तब भी समझ में आता था, लेकिन वो इनकी राजनीति थी, किसकी? कांग्रेस की, जिन्होंने दिया। इसके बाद ये जो मंडल कमीशन आया, जो ओबीसी है, ये तो इसकी स्वयं की राजनीति है। इसके जरिए न्यूनतम योग्यता भी प्राप्त किए बिना राजनीतिक पदों पर, सभी पद राजनीतिक हुए ना। जब आपने राज्य का ढांचा बना दिया है तो इसके जितने पद हैं सब राजनीतिक पद हैं। ठीक है, बोलते हैं राष्ट्रपति राजनीतिक पद, उपराष्ट्रपति राजनीतिक पद, प्रधानमंत्री राजनीतिक पद, कैबिनेट सचिव राजनीतिक पद, सारे ही सरकारी अफसर एग्जीक्यूटिव राजनीतिक पद, जज राजनीतिक पद, क्योंकि जुडिशियरी है ना, स्टेट का पार्ट है। तो जुडिशियरी में जाना राजनीतिक कर्म है, आप उसके द्वारा सत्ता प्राप्त करते हैं। अफसर बनना राजनीतिक कर्म है। तो जिन्होंने मंडल कमीशन बना के बिना किसी न्यूनतम योग्यता को निर्धारित किए सत्ता में पहुंचने का प्रावधान कर लिया, सुनिश्चित कर लिया, तो उन्होंने बहुत बड़ी राजनीति की। तो असली राजनीति तो वो है ना। उस राजनीति को, चूंकि वो राजनीति कहने पर गंदा लगेगा तो आपने उसको आरक्षण आदि कह दिया। तो आरक्षण सबसे बड़ी राजनीति है। तो आरक्षण क्या है? राजनीतिक सत्ता पर नियंत्रण की प्रक्रिया विशेष। राजनीतिक सत्ता पर नियंत्रण की प्रक्रिया विशेष का नाम आरक्षण है। और जो इसको इस रूप में नहीं कहे, दुनिया भर की बातें, इतिहास का झूठ, शताब्दियों अन्याय हुआ था, सहस्त्राब्दियों अन्याय हुआ था, अमुक है तम, वो पॉलिटिक्स कर रहा है, झूठ बोल रहा है। आरक्षण हम दया के लिए कर रहे हैं, आप दया के लिए नहीं कर रहे हैं, आप राजनीतिक पद दे रहे हैं। प्रत्येक राजकीय कर्मचारी एक राजनीतिक पद है। तो राजनीतिक पदों में नियुक्ति के लिए आप मनमानी व्यवस्था कर रहे हैं, इसका मतलब आप भेदभाव कर रहे हैं। राजनीतिक पदों में न्यायपूर्ण नियुक्ति की आपकी कोई योजना ही किसी पार्टी की नहीं है कि इसमें भाई देश के प्रति कोई ऐसी कसौटी हो। परीक्षाएं भी ऐसी होनी चाहिए कि भारत के इतिहास का सम्यक ज्ञान हो, राष्ट्रभक्ति का उसने कुछ काम किया हो या सेना में कुछ समय दिया हो। आखिर शासकीय, किसी भी शासकीय पद पर जाने की कसौटी तो ये होनी चाहिए ना कि राष्ट्र के विषय में उसका ज्ञान कितना है, राष्ट्र के किसी एक अनुशासन का उसका ज्ञान पक्का होना चाहिए, गहरा। वो धर्मशास्त्र का, अर्थशास्त्र का, राजनीति शास्त्र का, परंपरागत किसी शास्त्र का ज्ञान हो, दर्शन का ज्ञान हो, साहित्य शास्त्र का ज्ञान हो, भारत के कोई एक विशेषज्ञता मानी जाएगी ना, शिक्षा शास्त्र का ज्ञान हो, भारत की प्राचीन शिक्षा परंपरा का विशेषज्ञ हो कोई एक, तब तो वो इस पद में जाने के योग्य है, अन्यथा ये काहे के लिए पद है। सारा ही प्रशासनिक पद राजनीतिक पद है, वह राजनीतिक सत्ता पर नियंत्रण के लिए बना है और उसमें राष्ट्र के विषय में कोई निकष ही नहीं है, कोई कसौटी ही नहीं है, कोई परीक्षा ही नहीं होती। क्लर्क से लेके आईएएस तक, आईपीएस तक कहीं भी ये परीक्षा नहीं होती कि तुम भारत के इतिहास के विषय में सचमुच प्रामाणिक इतिहास जो भारत के विद्वानों ने लिखा हो, जो पुराणों में लिखा है, जो महाभारत में लिखा है, उसके विषय में कितना जानते हो। अगर नहीं जानते तो तुमको भारत राष्ट्र के
किसी भी महत्वपूर्ण पद में क्यों जाना चाहिए? अगर आपने महाभारत नहीं पढ़ा है, रामायण नहीं पढ़ा है, अर्थशास्त्र नहीं पढ़ा है, शुक्र नीति नहीं पढ़ी है, राजनीति शास्त्र नहीं पढ़ा है, वित्त शास्त्र नहीं पढ़ा है, धर्मशास्त्र नहीं पढ़ा है, तो आपको कोई भी पद मिलने का क्या कारण है? राजनीति के मुद्दे तो ये हैं, हम राष्ट्रवादी हैं, हम समाजवादी हैं, इसलिए हम फलानी पार्टी में हैं, इसलिए हम फलानी पार्टी के जो अमुक जी हैं उनकी जय जयकार करते हैं और उनकी कृपा से हमको टिकट मिलता है, और हम आपको तरह तरह की बातें लुभा के या अचानक कोई उत्तेजना पैदा करके या विरोधी का चरित्र हनन करके या झूठी बातें फैला के या कोई एक भावनात्मक उभार करके वहां चले जाते हैं और कह देते हैं कि हम बड़ा परिवर्तन लाएंगे, और फिर वहां जाके भाई पहले ही आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि परिवर्तन का आपको अधिकार नहीं है। जो परिवर्तन करने जाएगा वो पहले आंदोलन चलाएगा कि ये राज्य की संरचना ब्रिटिश कालीन है, हमारा इतना महान देश है, इतने महान राजा रहे हैं, राजवंश रहे हैं, धर्मशास्त्र हैं, बड़े बड़े शास्त्र हैं, राजनीति शास्त्र है, हम उसके अनुसार राज्य लाएंगे। रेफरेंडम करेगा, भारत का राज्य कैसा हो, बड़े बड़े विद्वानों की सभा बुलाई जाएगी, जनता से पूछा जाएगा, तब तो कोई परिवर्तन है। अन्यथा इसी ढांचे में आपको एक पद चाहिए, विधायिका का पद और फिर कार्यपालिका का पद। अगर विधायिका के जरिए, और विधायिका के लोग भी गजेटेड ऑफिसर कहलाते हैं, और फिर विधायिका के द्वारा कार्यपालिका में आप गए, आप फिर गजेटेड ऑफिसर हैं। अगर गजेटेड ऑफिसर होना राजनीतिक पद है तो बाकी गजेटेड ऑफिसर भी तो राजनीतिक पद है भाई। तो कैबिनेट सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, अपर सेक्रेटरी, सारे ही तो राजनीतिक पद हैं। और जब आप आरक्षण के द्वारा इन पदों पर प्रवेश का प्रबंध करते हैं तो आप सत्ता छीनते हैं, और आप झूठ बोलते हैं कि ये तो समाज में न्याय के लिए है। ये न्याय के लिए नहीं है, ये तो सत्ता पर नियंत्रण के लिए है। आरक्षण सत्ता पर नियंत्रण की विधि विशेष है, तो वो राजनीति है, लेकिन कायरतापूर्ण राजनीति है। उसमें खुल के कहिए हमको सत्ता चाहिए, तो फिर दूसरी जातियों के पास भी जो भी बल होगा, जो भी शक्ति होगी, वो कहेंगे नहीं साहब, सत्ता में हमारी भी सहभागिता चाहिए। भारत की सत्ता किन आधारों पर हो, इस पर कोई पार्टी कोई बहस ही नहीं कर रही। आप भारत की सत्ता के किसी भी पद पर, किसी भी हिस्से के अधिकारी के आधार पर बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं? और क्या ये भारत सबका है? क्या भारत में सत्ता सब नागरिकों की होगी, या केवल उन नागरिकों की होगी जिनको इस तरह से पद दे दिया जाएगा? क्योंकि सारे पद ही सत्ता के नियंत्रक हैं। संपूर्ण भारतीय समाज का नियंत्रण भारत की कार्यपालिका और न्यायपालिका करती है अपने ढंग से, और उसका विधान और वैधानिक स्वरूप विधायिका गढ़ती है। तो ये जो तीनों अंग हैं, ये तो संपूर्ण भारत को नियंत्रित कर रहे हैं ना। भारतीय जीवन को, भारत राष्ट्र के जीवन को मुख्यतः कार्यपालिका नियंत्रित करती है, उसके बाद दूसरे नंबर पर न्यायपालिका नियंत्रित करती है, और उसको वैधानिक आधार पर, वैधानिक स्वरूप देकर, वैधानिक प्रपंच कह लीजिए, वैधानिक नाटक कह लीजिए, या वैधानिक स्वरूप कह लीजिए, उसके आधार पर विधायिका नियंत्रित करती। तो राजनीति तो ये हुई ना जो ये बात बताए। राजनीति वो है जो ये सच्चाई को बताए कि भाई ये है, वर्तमान राज्य ऐसा है, इस राज्य में ये पद हैं, पदों के बंटवारे की ये विधियां हैं, हमने राज्य में अपने लोगों को पद देने के लिए आरक्षण के ये प्रावधान कर दिए हैं। आप राज्य के इन पदों से अधिक बाहर रहें, उसके लिए दूसरे प्रावधान किए हैं। उसके लिए हमने अपने मन से बिना किसी प्रमाण के काल्पनिक इतिहास रचा है। पहले अंग्रेजों के समय तक था कि अनटचेबल्स के साथ अन्याय हुआ, अंबेडकर ने भी यही कहा, अनटचेबल्स के साथ अन्याय हुआ, तो बाकी के साथ बाद में अन्याय हो गया क्या? जिन्हें ओबीसी कहते हैं, इनके साथ 1947 के बाद अन्याय हुआ है क्या? इसका कोई प्रमाण दीजिए। और किसने अन्याय किया है? तो कांग्रेस शासन
में जिन लोगों ने अन्याय किया हो उनको फांसी की सजा की मांग कीजिए। 15 अगस्त 1947 को जिन समूहों के साथ अन्याय घोषित नहीं था, जो अन्याय के शिकार नहीं माने जाते थे, वो अगर 1980, 90, 2000, 2020 में अन्याय के शिकार बताए जा रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी किसी को लेनी होगी कि ये अचानक इतने लोग अन्याय के शिकार कब हुए? 1947 के बाद हुए होंगे ना। तो उस समय के जो शासक हैं उनको क्यों ना मृत्युदंड दिया जाए। ये राजनीतिक मुद्दे हैं ना। अगर आपने, पहले तो था कि अनटचेबल्स के साथ अन्याय हुआ अंग्रेजों के समय, 1901, 1911 तक अनटचेबल्स के साथ अन्याय है। 1911 से 1947 आते आते शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब बन गई। तो हम मानेंगे कि जो अनटचेबल्स थे 4%, उसके स्थान पर 14% अनुसूचित जाति और 8% अनुसूचित जनजाति, इस प्रकार 22% के साथ अन्याय अंग्रेजों ने किया। तभी तो 4% से अन्याय पीड़ित 4% की जगह 22% अन्याय पीड़ित हो गए, इसके दोषी अंग्रेज हैं। तो 22% अन्याय पीड़ित से अब 75% अन्याय पीड़ित हो गए, इसके दोषी वो लोग हैं जो शासन में रहे हैं। तो उनकी सजा का प्रावधान होना चाहिए, उनकी संपत्ति की कुर्की हो, उनके परिवार की संपत्ति की कुर्की हो, उनमें से जो जीवित हो उनको मृत्युदंड दिया जाए और कानून बनाया जाए, किताबों में लिखा जाए कि ये लोग कलंकित हैं। 15 अगस्त 1947 को केवल 22% लोग अन्याय से पीड़ित थे भारत में। 1901 में केवल 4% लोग अन्याय से पीड़ित थे, सामाजिक अन्याय से। अंग्रेजों ने उसको बढ़ाकर 1947 में 22% लोग अन्याय से पीड़ित हो गए। सन 2020 तक आते आते 75% लोग अन्याय से पीड़ित हो गए। तो 1947 से 2020 तक जो लोग शासन में रहे हैं वो सब दोषी होंगे, उनको दंड दिया जाना चाहिए। ये राजनीतिक बातें हैं। राष्ट्रवाद, समाजवाद, अमुकवाद, तमुकवाद, ये पॉलिटिक्स है, ये झुनझुना है, ये लोगों को ठगने का तरीका है। मतवाद के आधार पर राजनीति करने की संविधान में कहीं व्यवस्था नहीं है, इसलिए ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन। भारत के सभी राजनीतिक दल जो आइडियोलॉजी की बात करते हैं वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अगर वो ये कहें कि भाई हम इसी संविधान में जाकर सुशासन देंगे, सुंदर शासन देंगे, अगर कोई इस संविधान में जितना सुंदर शासन हो सकता है इसी ढांचे में वो हम देंगे, तो वो वैध पार्टियां होंगी, कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट होंगी। लेकिन संविधान के इस ढांचे में जाने के लिए आइडियोलॉजी की बात करना एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स है। और वो छल भी है, क्योंकि जाकर आज तक किसी ने कुछ नहीं किया। किसी ने राष्ट्रपति का पद नहीं बदला, किसी ने प्रधानमंत्री का नहीं बदला, किसी ने जुडिशरी का स्ट्रक्चर नहीं बदला, किसी ने लॉ नहीं बदला, लॉ के बेसिक फंडामेंटल्स नहीं बदले, लॉ के यूनिट्स नहीं बदली, किसी ने जाति पंचायत, खाप पंचायत, शिष्ट परिषद, धर्म परिषद, सबका पुनरुज्जीवन नहीं किया। किसी ने जो ढांचा अंग्रेजों ने बना दिया था, जो ब्रिटिश भारत में था, उसे सारे भारत में जवाहरलाल नेहरू ने लागू किया और फिर उसी ढांचे में अपना हिस्सा पाने के लिए सारी पार्टियां कोशिश कर रही हैं। तो इसके लिए जब वो किसी विचार की बात करती हैं, हम हिंदुत्ववादी हैं, वो तुष्टीकरणवादी है, हम राष्ट्रवादी हैं, वो समाजवादी है, हम समाजवादी हैं, वो राष्ट्रवादी या हिंदूवादी है, वो बड़ा गंदा है। तो ये सब क्या है? ये पॉलिटिक्स है, छलावा है, झूठ है, भ्रम है, लोगों को छलना है। तो ये अगर हम जान लेंगे तो आगे चल के अगर हम में से कोई सर्वसामान्य तो इन बातों को उठाता नहीं, लेकिन जो लोग सचमुच प्रबुद्ध हैं और देशभक्त हैं और प्रतिभाशाली हैं, वो इन तथ्यों को उठाएंगे। शुरू में आपको बेकार के आंदोलन, जोश खरोश की कोई बात नहीं, इस सत्य को शांत ढंग से देश के सामने रख दीजिए। भाई ये है असलियत। राजनीति के नाम से जो पॉलिटिक्स हो रही है उसकी असलियत ये है।
एक ढांचा बना हुआ है, उस ढांचे के विषय में सबकी सर्वसम्मति है और अपने अपने लोगों को बिना किसी न्यूनतम योग्यता के सत्ता में हिस्सा देने के लिए आरक्षण का एक नया पैंतरा भी लाया गया है। इस तरह खुलेआम देश के लोगों के बीच भेदभाव करने वाली पॉलिटिक्स पार्टियां चला रही हैं, ये बताना चाहिए। राजनीति तो वो होगी जो भारत राष्ट्र का विचार करेगी, भारत के धर्मशास्त्रों का, वेद का, पुराणों का, भारतीय ग्रंथों का अध्ययन करेगी, भारत की महान ज्ञान परंपराओं का अध्ययन करेगी, समाज में सत्य के आधार पर कोई संपत्ति का, सत्ता का विभाजन सुनिश्चित करेगी। ये नहीं कि साहब आप पावर में आ गए, किसी भी तरह की उत्तेजना पैदा करके तात्कालिक, और इसके बाद जो चाहे वो करें, जो चाहे वो कानून बनाएं। तो ये तो पॉलिटिक्स है, ये राजनीति नहीं है। क्योंकि राज्य दीप्तौ, राजनीति वो है जो समाज में दीप्त हो, समाज के सब लोगों को प्रसन्न करे, राजा प्रकृति रंजनात्। तो भारत में राजनीति नहीं चल रही है, पॉलिटिक्स चल रही है। ये आज के प्रतिपादन का विषय था। नमस्कार। जी गुरुजी, जो आपने कहा है स्पष्ट रूप से बहुत कम लोग ऐसे भारत में होते हैं जो स्पष्ट रूप से नाम लेकर के कि राजीव गांधी की सरकार ने क्या किया, पीपी सिंह की सरकार ने क्या किया, वाजपेयी जी की सरकार ने क्या किया, आज की सरकार ने क्या किया, फांसी देने के बारे में क्या किया, पुलिस के बारे में जो आपने बात कही, शायद बहुत से लोगों को बिल्कुल नहीं मालूम होगा कि ब्रिटेन से पहले भारत में पुलिस लाई गई। और भारत में जो पुलिस लाई गई क्योंकि भारत की शासन व्यवस्था के अनुरूप, भारत के दर्शन के अनुरूप, भारत के इतिहास के अनुरूप लाई गई, नहीं लाई गई। और नहीं लाई गई तो ये समझ लीजिए कि भारत में राजनीति नहीं हो रही है, पॉलिटिक्स हो रही है। और पॉलिटिक्स को राजनीति में बदलना है तो ऐसे विषयों को ठीक से समझना होगा। समझेंगे तब राजनीति में आएंगे, और जब राजनीति में आएंगे तो केवल नीति की बात करेंगे, राज की बात करेंगे। राज को अपना ओढ़ना और बिछौना नहीं बनाएंगे, बल्कि उसके जरिए जनसेवा करने की बात वाकई में साकार हो सकेगी अगर हम राजनीति और पॉलिटिक्स को अलग अलग ठीक तरीके से समझ पाए। तो मुझे लगता है कि आज के कार्यक्रम में दर्शकों ने जिन्होंने देखा है, बहुत बढ़िया तरीके से उन्हें बहुत स्पष्टता हुई होगी। राजनीति और पॉलिटिक्स की ये श्रृंखला लगातार आगे चलेगी। पहली बार इसके अपने समय को जाने, राजनीति और पॉलिटिक्स के दो भाग आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। देखते जाइए आगे आगे किस तरीके से ये क्रम आगे बढ़ता है और राजनीति के बारे में आपकी समझ भी कैसे आगे बढ़ती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन भी अगर आप करना चाहें तो जरूर करिएगा, ये हमारे सपोर्ट के लिए बेहतर होगा। गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में पधारने के लिए और इतना सुंदर व्याख्यान दर्शकों को देने के लिए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।